नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन यू कैन ऑलवेज ओनली व्हाट्सएप मी। आई रिक्वेस्ट ऑल द टाइम, डोंट कॉल me because it's a too much what you can say, the over workload with me, so I cannot attend your calls, but you can WhatsApp and I am always answering those particular WhatsApp. My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए तो जरूर है। कौमारभृत्य तंत्र नाम का एक विषय है, बाल रोग जिसे कहा जाता है। ये थर्ड ईयर बीएमएस का सब्जेक्ट है और इससे भी आगे चलकर मैं हमेशा हर लेक्चर में ये बता रहा हूं कि मेरी सब की सब लेक्चर जो है ना, वो सामान्य जन में भी आरोग्य विषयक जागरूकता निर्माण करने के लिए, उनके साक्षर बनाने के, आरोग्य विषयक साक्षरता, ये मेरा ध्येय है आयुष्य का। डॉक्टर देशपांडे बोल रहे कि सभी जन को ये मालूम होना चाहिए हर एक आरोग्य विषय के बारे में। तो आज का विषय बच्चों के बारे में है, डिलीवरी के बारे में है। मतलब जब भी 9 मंथ एंड 1 वीक, मेरे कई दिनों से मैं डिस्कस कर रहा हूं प्रेगनेंसी के बारे में, डिलीवरी के बारे में। तो इसमें से ही एक पार्ट है जब बच्चा 37 वीक्स का हो जाने पर, पूरी टर्म खत्म हो जाने पर जो बाहर आने वाला है, हाँ, जो प्रसूति होने वाली है, डिलीवरी होने वाली है, उस दफा कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई। जैसे कि डिलेड टाइप ऑफ लेबर चल रहा है, ज्यादा टाइम वो चल रहा है। कई कबार जो बर्थ मार्ग है उसमें कुछ गड़बड़ी है, कुछ पेल्विक गर्डल में कुछ प्रॉब्लम है, डिलीवरी करते समय फोर्सेप डिलीवरी से करना पड़ रहा है, कुछ हाथ के द्वारा वो बच्चों को बाहर खींच रहे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बर्थ, जन्म लेते समय ही बच्चे को कुछ बीमारियां, तकलीफ हो सकती हैं। तो इसी की आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रसवकालीन अभिघात। उसको अंग्रेजी में बर्थ इंजुरीज कहा जाता है। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहले तो उसके क्या है, मतलब ये बर्थ इंजुरी क्या है। तो यहां देख सकते हैं आप, दिस इज अ डैमेज और इंजुरी, अपघात होने वाला है, ट्रॉमा होने वाला है टू द चाइल्ड बिफोर, ड्यूरिंग और जस्ट आफ्टर द बर्थ। 3 शब्द है यहां पर। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। ये 3 घटना उसमें बताए गए हैं कि बिफोर डिलीवरी, ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी उसको कुछ ट्रॉमा हो गया तो उसको बोलते हैं प्रसवकालीन अपघात या बर्थ इंजुरी। ये बर्थ ट्रॉमा क्या होता है, क्या आघात होता है? दिस इज अ मैकेनिकल डैमेज सस्टेन्ड ड्यूरिंग द डिलीवरी। डिलीवरी के वक्त कुछ भी प्रेशर उसके ऊपर आ गया, बच्चे के ऊपर, तो ये तकलीफ हो सकती है बच्चे को। ये सब बातें अभी आज बच्चे वाली बातें, माता वाली बात नहीं है, मदर के बारे में नहीं है, फिटस के बारे में, बेबी के बारे में है। अष्टांग हृदय नाम का जो एक ग्रंथ है, उन्होंने बताया है, ये देखिए यहां पर, अपथ्यपाथ। जैसे मैंने कहा था, गर्भाशय, बच्चे दानी बोलते हैं, यूटेरस। उसके आगे चलकर जो गर्भाशय ग्रीवा कहा जाता है, मतलब सर्विक्स का रीजन है। उसके आगे चलकर बड़ा वाला होल होता है जिसको वजैना बोलते हैं। स्त्रियों में 3 छिद्र होते हैं, ऐसे में बार बार कहता हूं, स्त्रियों के 3 छिद्र, स्त्रियों को भी कभी कभार उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती। एक तो होता है पेशाब के लिए पेशाब निकलने वाला छिद्र, नीचे वाले भाग में होता है टट्टी निकलने वाला छिद्र, और बीच में होता है वजाइना, जहां 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है बच्चे निकलने की प्रक्रिया, और दूसरा होता है सेक्स के दरमियान जो पेनिस अंदर जाता है, इंटरकोर्स करते हैं, जिसके द्वारा ये बच्चा पैदा हो जाता है। उसी की शुरुआत, इंटरकोर्स की शुरुआत, ये पेनिस वजाइना के अंदर चला जाता है। समझ आए भाई? ये वजाइना का पार्ट जो है बड़ा 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 वाला इलास्टिक होता है, ऐसा फैल सकता है वो और नजदीक आ सकता है, तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। हाँ, तो ये अपथ्यपात है। मूढ़ गर्भ, इसके बारे में हमने कल ही चर्चा की थी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर के बारे में। ये बड़ा वाला हेड होता है बच्चे का, पेल्विक साइज कम होता है। शस्त्र कर्म प्रसव,
कुछ कभी कभार फोर्सेप डिलीवरी, चिमटा लगाकर वो बाहर खींचते हैं। देयर आर द मेन इंपॉर्टेंट कॉजेस फॉर कष्ट प्रसव। क्या नाम दिया है? कष्ट प्रसव, दैट इज डिफिकल्ट लेबर। प्रसूति के समय ज्यादा तकलीफ होती है, माता को तो होती है, बच्चे को भी होती है, ड्यू टू द कष्ट प्रसव इंजुरी। उसके बाद ट्रॉमा, उसके बाद कुछ सूजन उस पार्ट पर आ गई, दर्द हो रहा है, नर्व डैमेज हो गया है, may occur, these are called as a प्रसवकालीन अभिघात व्याधि। in शिशु born with the कष्ट प्रसव, then apply the बला तैल to the शिशु। ये जो ट्रॉमा होता है ना प्रसूति के समय, थोड़ा बहुत इधर उधर घर्षण हो जाता है, वो सॉफ्टनेस आने के लिए बच्चे को प्रसव के बाद बला तैल, एक मेडिकेटेड ऑयल है जिसका नाम है बला तैल, वो लगाने से, अभ्यंग कराने से फायदा मिल सकता है। ये जो अनेक व्याधियां हमें देख रहे हैं, कम से कम 7-8-9 व्याधियां हैं, उसमें पहला वाला है व्याधि उपशीर्षक। देखिए, ये शीर्ष का मतलब हेड होता है, उप का मतलब और एक हेड आ गया, हेड के ऊपर हेड, तो उसको क्या बोलेंगे? उपशीर्षक कहते हैं। दिस इज मेंशन्ड बाय द वाग्भट, सॉरी, ये देखिए, ये वाग्भट ने उसका उल्लेख किया है अष्टांग हृदय में। कपाले पवने दुष्टे गर्भतः से अपि जायते सवर्णो निरुजो शोफस्थम विद्या उपशीर्षकम अष्टांग संग्रह उत्तर तंत्र। कृपा करके उपशीर्षक व्याधि एसएक्यू के लिए पूछा गया है, तो आप उसका रेफरेंस संदर्भ लिख सकते हैं, अष्टांग संग्रह, हृदय नहीं, अष्टांग संग्रह और उत्तर तंत्र ऐसा लिख दीजिए। उपशीर्षक नाम देख रहे हैं ना यहाँ पर, उपशीर्षक। तो यहां पर क्या हो गया? शोफ है, शोफ का मतलब इडिमा है, इडिमा। उसके बाद यहां पर लिखा है नीरुजो, रुजा का मतलब दर्द, पेन, रुजा नहीं, नी रुजो, रुजा नहीं, पेन नहीं, पेन नहीं है, दर्द नहीं है, वेदना नहीं है, सिर्फ सिर्फ सूजन आ गई है। समझ में गया? उसको बोलेंगे उपशीर्षक, डबल हेड हो गया, मतलब डबल हेड, डबल शीर्ष जैसा दिखता है, ड्यू टू द विशिएशन ऑफ वाता इन द कपाल, दैट इज स्काल। स्काल को संस्कृत शब्द है स्काल, ये बोन होते हैं ना हमारी, ये देखिए यहाँ पर फ्रंटल है, ये ऑसिपिटल है ना सब, ऑडिटरी यहाँ पर होते हैं सेंटर्स, तो ये सब लोब्स है उसके। तो ये स्काल्प है, उसको कपाल शब्द है, कपालास्थि। द प्रदेश विल हैव द शोफ, मतलब ईडिमा आ जाएगा, और त्वक वर्ण उसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, फिलहाल उसमें दर्द नहीं होगा। ये देखिए यहां पर मैंने लिखा है शूल रहित उच्छेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, शूल रहित, कृपा करके लिख दीजिए तुरंत। वहां पर सूजन है, दर्द नहीं है, उसको ही हम क्या बोलेंगे? उपशीर्षक कहेंगे। ये देखिए उसका निदान क्या लिखा है यहाँ पर, प्रॉब्लम है अपथ्य पथ, जो मार्ग मैंने बताया यूटेरस से लेकर वजैना तक, मतलब यूटेरस, सर्विक्स और वजैना, गर्भाशय, और उसके गर्भाशय ग्रीवा बोल सकते हैं, और वजैना का पार्ट बोल सकते हैं। लक्षण क्या क्या देखते हैं यहां पर, देखिए आप लक्षण देख रहे हैं ना, क्या क्या है? सूजन है पहला, शोफ शब्द है, उसके बाद अवेदना, यहां पर मैंने लिखा है नो पेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिर अस्थि संकोच, उसका थोड़ा सा प्रेशर अंदर चला जाएगा, शिर रक्त संग्रह, उधर पर उधर ज्यादा ब्लड, खून संचित हो जाएगा, प्रेशर आने की वजह से वो सूजन आ जाएगी और रक्त संकलित हो जाएगा। ठीक है, उसमें ट्रीटमेंट क्या देंगे अभी देखिए, ट्रीटमेंट की बात करते हैं धीरे धीरे। ये डिसीजेस बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे ज्यादा बड़े बड़े नहीं है। यहाँ पर देखिए 3 प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाती है। पहले जब जब शुरुआत में क्या करते हैं, तज्ञ वैद्य, आलतू फालतू कोई व्यक्ति नहीं करेगा, एक्सपर्ट डॉक्टर्स करेंगे। क्या करेंगे? स्नेहन करेंगे, तेल लगाएंगे, थोड़ा सा सेक देंगे, स्वेदन करेंगे, और रक्त जो स्टैग्नेट हुआ है, खून जो जमा हुआ है, उसको निकाल देने की कोशिश करेंगे बाह्य उपचार के द्वारा। उसको विमलापन कहते हैं। विमलापन का मतलब संचित हुआ रक्त थोड़ा सा प्रसारित करना, उसको बोलते हैं विमलापन। कई कबार इसका पर्यवसन, उसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा? कभी कभार
सभी जगह पर नहीं, विद्रधि, उसकी एप्सिस बन जाएगी तो मात्र जरा ज्यादा तकलीफ है ट्रीटमेंट देने के लिए। विद्रधि बन गई तो एप्सिस बन गई तो प्रॉब्लम है। इफ रक्तस्राव, कभी कभार थोड़ा सा ब्लीडिंग दिख रहा है उधर, थोड़ा सा है, मामूली सा है, तो वहां पर फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं, क्योंकि जब ब्लीडिंग अंदर चल रहा है तो कभी कभी ये रक्तस्राव ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से जॉन्डिस भी, हीमोलाइटिक जॉन्डिस की वेरी रेयरली संभावना हो सकती है। संभावना हो सकती है। रक्तस्राव ज्यादा हो तो, मामूली से रक्तस्राव से कुछ नहीं होता। आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा एक इसी प्रकार का एक प्रॉब्लम मॉडर्न की पीडियाट्रिक्स में बताया गया है, जिसका नाम एक खास है, ये देखिए यहां पर, कापुट सक्सिडेनम। थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है प्रोनाउंस करने के लिए, कापुट, यहां पर कापुट सक्सिडेनम, कापुट सक्सिडेनम, कापुट सक्सिडेनम। ये देखिए, सिफेलो हिमेटोमा, रक्त की गुठली, हिमेटोमा, रक्त संचित होने से क्या बोलते हैं, हिमेटोमा। हिम का मतलब रक्त, खून संचित हो गया है, ठीक है। डेफिनेशन, ये कापुट सक्सिडेनम क्या है, देखिए यहां पर, ये मॉडर्न वाला एस्पेक्ट है। इफ ए स्वेलिंग और द इडिमा ऑन द न्यूबॉर्न स्काल्प सून आफ्टर द डिलीवरी, इट अपीयर्स एज ए लंप, एक जैसा लंप, बड़ा वाला सूजन है वहां पर। सिफेलोहिमेटोमा मींस हिमरेज ऑफ द ब्लड बिटवीन द स्कल एंड पेरियोस्टियम, जो अंदर वाली हड्डी है उसके बीच में कुछ ब्लीडिंग मामूली सा हो गया है, उसको बोलते हैं कापुट सक्सिडेनम। थोड़ा सा हमारा जो उपशीर्षक की कंसेप्ट है और ये कापुट सक्सिडेनम, ये पैरेलल चल रहा है। हर एक वीडियो में, बहुत सारे वीडियोस में डॉक्टर देशपांडे बताते हैं कि आयुर्वेद का जो शब्द है और मॉडर्न वाला जो शब्द है उसको चिपकाइए मत। आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी एंड मॉडर्न टर्मिनोलॉजी को एक दूसरे के ऊपर ऐसा चिपकाना नहीं है। तो सर किस लिए ऐसे कह रहे हैं आप, इतने क्यों खफा हो जाते हो? अरे भैया, उससे नुकसान हो सकता है। मैं कहता हूं कि समझने के लिए ये दोनों शब्द ऐसे पैरेलल जा सकते हैं ना, समांतर। ऐसी क्या गड़बड़ी है उसके ऊपर ये लगा देना, इसके ऊपर ये लगा देना, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। उपशीर्षक अलग तरीके से समझ लो, ये कापुट सक्सिडेनम का एक समझ लो। हाँ, परीक्षा में दोनों लिख सकते हैं आप, फिर उसमें गड़बड़ी करने की जरूरत नहीं। जो गड़बड़ी करने वाले, एक दूसरे को मिलाकर बताने वाले, वो एमडीएमएस में करेंगे, अंडर ग्रेजुएट में ऐसा नहीं करना। समांतर पैरेलल चलते रहना, ठीक है। ये देखिए उसके कॉजेस क्या क्या बताएं, कारण क्या है कापुट सक्सिडेनम के, पहले ये देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर ले देता हूं स्क्रीन, तो आपको अच्छी तरह से भली भांति कारण भी समझ जाएंगे और उसके लक्षण भी ध्यान में आ जाएंगे। यहां पर बात कर रहे हैं कापुट सक्सिडेनम, हिमेटोमा है ना, यहां पर प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर फ्रॉम डायलेटेड सर्विक्स और द वजाइनल वॉल ऑन द बेबीज हेड। प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है डिलीवरी के समय। प्रोलॉन्ग्ड डिफिकल्ट लेबर विद लॉट ऑफ प्रेशर, ऊपर से प्रेशर चल रहा है, बच्चा बाहर नहीं निकल रहा है, तो इसके ऊपर ज्यादा ऐसा दबाव आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, लिटिल फ्लूइड और रप्चर भी ये कॉज हो सकता है। जो एमनियोटिक सैक है ना, बैग, वो फट गई है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। सिम्टम्स क्या हो जाएगा, पफीनेस अंडर द स्किन ऑफ द स्काल्प, यहाँ स्काल्प के ऊपर जरा सूजन जैसा भाग दिखेगा आपको। स्वोलन स्किन एंड सॉफ्ट, उसका फील कैसे होगा, सॉफ्ट सॉफ्ट, उसके अंदर खून है ना। स्वोलन वन साइड, यहाँ एक बाजू में सूजन आ सकती है, एंड एक्सटेंडेड ओवर द मिडल ऑफ द स्काल्प, ये फैल सकती है। उसका एक पिक्चर मैं आखिर में दिखाने वाला हूं। कापुट सक्सिडेनम का एक अच्छा सा पिक्चर मैं आखिर, ये वीडियो के आखिर में दिखाने वाला हूं। कृपा करके एक तास लगातार ज्ञान लेते रहिए भैया। आगे चलते हैं, हमें बर्थ इंजुरीज की बात चल रही है ना, थोड़ा सा यहां पर मैं अगले 3 नंबर के पेज पर चलता हूं। ये देखिए, डिस्कलरेशन, कापुट सक्सिडेनम हिमेटोमी की बात चल रही है। सिफेलो हिमेटोमा उसका लक्षण है। उसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं मॉडर्न वाले लोग, मॉडर्न पीडियाट्रिशियन सर्जन क्या करेंगे, ये देखिए यहां पर मैंने बताया, क्या बताया है, ड्रेन एंड कलेक्ट द फ्लूइड, यहां पर सुई लगा देते और जो फ्लूइड संचित रक्त है उसको निकालने की कोशिश मॉडर्न पैथी में की जाती है। यूजुअली गोज अवे ऑफ इट्स ओन विद इन द फ्यू डेज, नेचुरल रिजोल्यूशन, नैसर्गिक तरीके से वो संचित रक्त धीरे धीरे उधर से प्रसारित हो सकता है, इफ द ब्लीडिंग इज वेरी 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 स्मॉल।
ज्यादा है तो ड्रेन करने की जरूरत है, ज्यादा नहीं तो वेट एंड वॉच। भूल सकते उसको आप आराम से देखते 4-5 दिन में वो निकल जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा सब ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी आगे वाला जो डिसीज है उसका नाम है उल्बका। बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, आयुर्वेद के संस्कृत शब्द उल्बक नाम है। क्या है बीमारी का नाम, यहां पर देखिए। नेक्स्ट डिसीज की बात कर रहे हैं। अभी ये पैरेलल वर्ड है, चिपकाने वाला नहीं। यहां उल्बक देखेंगे, उसके बाद एस्पिरेशन न्यूमोनिया। उल्बक एस्पिरेशन न्यूमोनिया, उल्बक एस्पिरेशन न्यूमोनिया। समांतर रखिए, समांतर रखिए। उसको एक और शब्द है अंबु पूर्ण। जो पानी है ना वो सांस मार्ग में चला जाएगा, डाइजेस्टिव बच्चे बच्चे का जो फ्लूइड है ना अंदर वाला वो निगल लेता है, और उसी के द्वारा कभी कभार सांस मार्ग में रुकावट आ जाती है और न्यूमोनिया जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गलत तरीके से जो फ्लूइड बच्चे की सांस मार्ग में जाना। ये सब चर्चा चल रही है अभी बच्चे की है, ध्यान से सुनिए। कई माता का कोई संबंध नहीं है यहाँ पर, अप्रत्यक्ष रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। ठीक है, ये देखिए डेफिनेशन क्या बताई है। आगे चलते थोड़ा सा, ये देखिए डेफिनेशन। ठीक है, गर्भ अंबु स्रावम श्लेष्मणाम कंठस्य वा संपर्कात मुष्टि तथो मुह्यत्रो बालो अभिभूयते ड्यू टू द इम्प्रॉपर गर्भोदक। जो अंदर वाला गर्भोदक है वो गलत तरीके से निगल लिया जाता है। कभी कभार जो स्त्राव होते हैं ना वो तुरंत क्या करते हैं मॉडर्न वाले लोग, जब डिलीवरी हो जाती है सक्शन लगाते हैं, सक्शन, या हाथ से जो पीडियाट्रिशियन है अंगुली से ऐसा कुछ स्टराइल कॉटन वगैरह लगाकर नर्सेस आया दाया जो होते हैं ना असिस्टेंट, वो क्लीन करवाते हैं, नाक और मुंह सब क्लीन करवाते हैं। तुरंत क्लीन करवा दिया सब निकल गया तो कोई ये उल्बक रोग होने की संभावना नहीं। जब उधर के स्त्राव अंदर रहते हैं और वो निगल लेता है बच्चा गलत तरीके से तो उसको क्या बोलेंगे, उल्बक बोलेंगे। ठीक है, उसके द्वारा कफ की वृद्धि हो जाती है एंड अफेक्ट्स द पूरा सांस मार्ग पचन मार्ग को अफेक्ट करता है। इफ गर्भोदक इज नॉट टेकन प्रॉपरली बाय द वमन, जैसे कि आयुर्वेद कहता है कि थोड़ा सा जन्म के बाद तुरंत शहद है ना, घी और वचा ऐसा चाटन लगाते हैं ना, आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है वो चाटन लगाते हैं, उसके द्वारा थोड़ा सा उल्टी जैसा जो कफ है अंदर वाला वो निकल जाता है बच्चे की मुंह से। बहुत टेक्निक स्किल है या कौशल्य है, कोई भी ऐसा चाटन नहीं लगा सकता, वो वैद्य की जिम्मेदारी होती है। ध्यान से सुनिए, अपने आप मत करने की कोशिश कीजिए। तो ये बाहर निकल गया तो कोई प्रॉब्लम उल्बक रोग होने वाला ही नहीं है। कफ शोधन फ्रॉम द माउथ इज नॉट डन प्रॉपरली। जो चाटन देना है वो क्लीनिंग करना है, ये कफ यहाँ पर होता है ना बच्चे के मुंह में या गले में, वो अच्छी तरह से बाहर निकल नहीं गया तो उसके द्वारा ये उल्बक होता है। ऐसा अपन कारण ध्यान में लेने की जरूरत है। ठीक है, आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों। यहां शायद ये देखिए क्या लिखा है उल्बक के बारे में। क्या लिखा है देखिए, रस व स्रोतस में प्रॉब्लम आ सकता है, मेक्स द स्रोतो अवरोध ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। एंड उसकी वजह से क्या क्या लक्षण है, पहले तो बच्चा खांसी करना चालू कर देगा क्योंकि सांस मार्ग में वो कफ अटक गया है, अटक गया है ना, ऑब्स्ट्रक्शन है। तो खांसी के द्वारा वो निकालने की कोशिश करेगा। उसका ज्यादा प्रेशर सीने पर आ सकता है, हाँ, तो उसको यहाँ पर ऐसा कुछ प्रेशर जैसा लगेगा तो हृदय रोग का मतलब डायरेक्ट हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसका बाद में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हार्ट के बारे में। उसके बाद दिस डिसीज इज कॉल्ड एज उल्बक रोग। ये देखिए, गर्भोदक एंटर्स द, किधर एंटर हो जाता है गर्भोदक, रेस्पिरेटरी सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर में एंटर हो जाने के बाद वो रसदुष्टि आयुर्वेद के हिसाब से हम कह सकते हैं। ये पर्यायी शब्द क्या है ये उल्बक के लिए, अंबु पूर्ण। अंबु का मतलब जल जैसा है ना, तो जल से द्वारा ये सांस मार्ग की मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है। अभी देखिए यहाँ पर निदान लिखा है, क्या क्या निदान है देखिए यहाँ पर। थोड़े से मैं आगे लेता हूं, हेतु, हेतु की बात कर रहे हैं, याद देखिए। इमीडिएटली आफ्टर द प्रसवा, डिलीवरी होने के बाद शिशु विल नॉट एलिमिनेट द गर्भोदक। जो गर्भोदक बाहर आना चाहिए बच्चे के शरीर से वो नहीं, अंदर निगल जाता है वो। हाँ, इसके द्वारा ये उल्बक रोग होता है। कफ शोधना
विल नॉट अकर प्रॉपरली। जो उधर के डॉक्टर्स लोग हैं, असिस्टेंट्स है, उन्होंने ये तुरंत कफ शोधन करना चाहिए, कुछ चाटन वगैरह देना चाहिए, सक्शन मशीन लगाना चाहिए। न होने के बावजूद या कुछ गड़बड़ी में ये उल्बक रोग की संभावना है। ये देखिए, ये बीमारियां हर एक को नहीं होती है। हर एक बच्चे तो बहुत, हम पेड़े बांटते हैं, बर्फी बांटते हैं, तो सब माँ और बच्चा ठीक ठाक रहता है ना, आनंद ही आनंद, बहुत हैप्पी सब वहां पर वातावरण रहता है। ये कई कबार डिलेड लेबर हो सकता है, बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बर्थ इंजुरी हो सकती है, ये सब बातें हम विकृति की कर रहे हैं। ठीक है, संप्राप्ति का मतलब होता है पैथोजेनेसिस। क्या देखिए कैसे हो गया उल्बक रोग, कैसे बनता है ये देखिए, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? फ्लो चार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो चार्ट। लिखिए लिखिए, फ्लो चार्ट। ये परीक्षा में फ्लो चार्ट करने से ज्यादा मार्क मिलते हैं। परीक्षा में फ्लो चार्ट करने से ज्यादा मार्क मिल सकते हैं। वो फ्लो चार्ट का कंटेंट अच्छा होना चाहिए, कुछ भी लिख दो तो नहीं मिलेगा। ये देखिए, निदान हर एक व्याधि में ये लिख सकते हैं आप। निदान क्या है कि जो गर्भोत्तक था वो निगल गया, उसके द्वारा क्या हो गया? कफ दोष का प्रकोप हो गया, बच्चे के शरीर में कफ दोष प्रकोपित हो गया। उन्होंने क्या किया? रसव स्रोतस की तुष्टि कर दी। उसके बाद क्या हो गया? हृदय स्थान की विकृति होगी, हृदय में डायरेक्ट नहीं, हृदय स्थान की विकृति। क्या हो गया? स्रोतो अवरोध हो गया। और कौन सी लक्षण चालू हो गए? कांस, मतलब खांसी चालू हो गई, ब्रेथलेसनेस, सांस, उसको दम लगने लगा, उसको रेस्पिरेटरी रेट और ज्यादा बढ़ जाएगा। और कभी कभार हृदरोग की होने की भी बहुत रेयरली संभावना है, ऐसा आयुर्वेद का कहना है। मॉडर्न वाले लोग बोलते हैं लंग विल बी अफेक्टेड, उसको एस्पिरेशन न्यूमोनिया कहते हैं। फेफड़े की बीमारी है, हार्ट की बीमारी नहीं है उल्बक। उल्बक रोग हो जाता है। आगे चलेंगे अभी अगले वाले पेज पर। ठीक है, ये देखिए कैसे करता आयुर्वेद का उपचार। मैं सॉरी, आयुर्वेद का उपचार मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। आयुर्वेद में आगे चलते हैं। ये देखिए, जो हर एक टाइम, हर एक वीडियोस में, खास करके अभी के दिनों में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर देशपांडे चैलेंज दे रहे हैं आयुर्वेद। चैलेंज नहीं दे रहा हूं मैं मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ भी आयुर्वेद के बारे में मेरे मन में आशंका नहीं है। आयुर्वेद तो बढ़िया साइंस है। हमारे जनक सुश्रुत वाग्भट ने हमके ऊपर कृपा की है, पूरे जगत पर कृपा की है। मैं तो आयुर्वेद के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचता हूँ और बर्ताव भी करता हूँ। फिलहाल कई जो टॉपिक्स है उसके ऊपर कम रिसर्च हुआ है, संशोधन हुआ है। इसमें से एक ये है कि जब ये उल्बक व्याधि कौन सी केस पेपर पर लिखा गया है का, एस्पिरेशन न्यूमोनिया तो बहुत सारी जगह पर मैं देखता हूं। फिलहाल आयुर्वेद का जो शब्द है उल्बक या उपशीर्षक, ऐसा आपने मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, चाहे वो स्टूडेंट हो या आयुर्वेद के प्रेमी हो या शिक्षक हो या डॉक्टर हो, आप अपनी अपनी नजदीक वाले कॉलेज में जाकर, अपनी अपनी नजदीक वाले आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाकर उधर के तज्ञ डॉक्टर्स, अध्यापक, उनको नम्रता पूर्वक पूछ लीजिए कि डॉक्टर देशपांडे वीडियो के द्वारा ये प्रसार कर रहे हैं कि आयुर्वेद शब्दों का इस्तेमाल हमारी केस पेपर्स पर कम होने को दिखता है। और ज्यादा जो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट बताई है वो कहाँ कभी दिया जाता है। ये एस्पिरेशन न्यूमोनिया में मैं खुद हमारी कॉलेज में था तो ये ट्रीटमेंट करते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं ट्रीटमेंट करते थे। उसके लिए हम बहुत सारे श्वास कास चिंतामणि जैसे चाटन देते थे, बिल्कुल देते थे। श्वास कुठार रस का भी हम इस्तेमाल करते थे। ऐसा मैं नहीं कह रहा, यहाँ की बात छोड़ो, यहाँ की बात छोड़ो। यहाँ जो त्रिकट्टू हरितकी है ना, उसके बजाय हम ऐसे का श्वास कुठार रस या वेखंड है, वचा है, या श्वास कास चिंतामणि नाम की एक बढ़िया दवा है, इसका इस्तेमाल हमारी जो पीडियाट्रिशियंस थे वो करते थे, जरूर करते थे। और उसका चाटन शहद के साथ या आर्द्रक जूस के साथ दिया जाता था। बिल्कुल सही है बात। फिर ज्यादा टाइम हमने ये नहीं देखने को मिला कि उपशीर्षक लिखा है या उल्बक लिखा है। आगे चलते हैं। स्रोतोशोधन बाय अजामूत्र आई हैव नेवर सीन। बकरी का मूत्र लेकर चिकित्सा की गई है, ऐसे मैंने पूरे लाइफ में नहीं देखा है। आप में से किसी ने देखा होगा तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आभारी कृतज्ञ रहूंगा। औषधि लाइक त्रिकटु हर एक को मालूम है, बहुत बेहतरीन दवा है। दीपन पाचन, आम पाचक, स्रोत रोग दूर करने वाली दवा है। सुंठ, मरीच और पिप्पली, ध्यान से देखिए,
ये बेहतरीन दवा है त्रिकटु। और इसके बाद हरितकी, ये भी बहुत लैक्सेटिव वातानुलोमन का काम करती है। वचा जो है वो स्टिमुलेंट है, कफघ्न है, कफ शोषण का काम करती है। हरिद्रा टर्मेरिक एंटीसेप्टिक है, जरूरत है ना, न्यूमोनिया हो जाने पर एंटीसेप्टिक की जरूरत है, तो ये कल्क हरिद्रा टर्मेरिक की पाउडर भी जरूर इस्तेमाल करते हैं। और बच्चा है इसलिए ये अनुपान हमेशा दुग्ध हो सकता है। अभी बोलेंगे सर दुग्ध से तो कफवर्धन होगा, नहीं भैया, जब दुग्ध के साथ हम वचा दे सकते हैं, दुग्ध के साथ जब हरिद्रा इस्तेमाल करेंगे तो कफ बढ़ने वाला नहीं है, नॉर्मल दूध से बढ़ेगा। ये संस्कारित दूध है, मेडिकेटेड मिल्क है। फर्क जानने की कोशिश कीजिए, प्लेन वाला मिल्क और मेडिकेटेड मिल्क, इसमें फर्क होता है। ओके, बाय सीइंग द अबव एक्सप्लेनेशन, गर्भोदक कफ इफ नॉट एलिमिनेट्स आफ्टर इमीडिएट बर्थ लीड्स टू द श्वास रोगा और श्वासगत रोगा विल ऑकर। नेक्स्ट, अब ये जैसे मैंने कहा था कि मॉडर्न वाले लोग क्या बताते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसको बोलते हैं एस्पिरेशन न्यूमोनिया। ये देखिए यहां पर न्यूमोनिया अलग शब्द है, न्यूमोनाइटिस, फेफड़े की बीमारी, फेफड़ा लंग्स की बीमारी। पूरे के पूरे दोनों लोब्स अफेक्ट नहीं हो जाएंगे, आइदर राइट और लेफ्ट, अपर वाला लोब या मिडिल वाला लोब या लोअर वाला, कहीं ना कभी उसमें उसका क्या बोलते हैं ना चेंज हो जाएगा। पेरेन्काइमा जो है, नॉर्मल सेल्स बिगड़ जाएंगे, फाइब्रोटिक चेंजेस हो जाएंगे और उसमें जो पूरी इलास्टिसिटी हुई जो लंग्स में होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और इसलिए उसको ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लगने की संभावना ज्यादा होती है। जो निमोनिया बहुत रेट बढ़ जाता है, मतलब रेस्पिरेटरी रेट जो नॉर्मल होता है उससे कई गुना बढ़ जाता है। इसका बच्चों में, बहुत छोटी छोटी बच्चे होते हैं ना, उसमें ये नेजल अलाय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पर नेजल अलाय, ALAI लिख दीजिए नेजल अलाय, मराठी में आम्ही त्याला नागपुडी म्हणतो। तो बच्चों में जब सांस ज्यादा फूल जाती है तो इनका मूवमेंट होता है, इनका, ये देखिए यहाँ पर ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे मूवमेंट, ये इसकी इसकी मूवमेंट होती है न्यूमोनिया में बच्चे में, तो ये देखनी चाहिए। हाँ, अलाय नेजा की मूवमेंट देखने से पता चलता है। ऑस्कल्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, ऑस्कल्टेशन तो करना चाहिए, ये कोई मॉडर्न की मक्तेदारी नहीं है, आप यूज कर सकते हैं स्टेथोस्कोप। तो ऑस्कल्टेशन में तो आपको बिल्कुल क्या मिलेगा, बहुत सारी कफज ध्वनि मिलेंगे, रास मिलेंगे, है ना, मिल सकते हैं, वीजिंग मिलेगा, बिल्कुल सांस होगा तो वीजिंग आ जाएगा, रास आ जाएंगे वहां पर, ठीक है। उसके साथ एक्सरे निकालने की बहुत जरूरत है, रेडियोलॉजी से तो 100% स्टैंप हो जाएगा कि न्यूमोनिक पैच बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमोनाइटिस मतलब न्यूमोनिक पैच, व्हाइट कलर का उधर आपको भाग, बाकी सब में ब्लैक कलर होते हैं लंग्स में, क्योंकि उधर हवा है, एयर है ना। और जो फाइब्रोटिक चेंजेस हो गए हैं जहां पर वो कोलैप्स ऑफ द लंग्स बोलते हैं, वहां पर थोड़ा सा व्हाइट पैच आपको दिखेगा, तो ये व्हाइट पैच को न्यूमोनिक पैच ऐसा कहा जाता है। वो एक्सरे से तुरंत पता चलता है कि आपकी ये बच्चे की जो फेफड़े हैं वो ठीक ठाक काम कर रहे हैं या उसमें कुछ बिगाड़ आ गया है, एक्सरे के द्वारा पता चल सकता है। ओके, ये देखिए वेन द फूड, ये एस्पिरेशन न्यूमोनिया सिर्फ बच्चे में नहीं, बड़े लोगों में भी हो सकता है, ज्यादातर बुढ़ापे में भी हो सकता है, तो उसमें सिर्फ गर्भोदक की बात नहीं है, अलग भी कुछ चीजें हैं। जो बच्चा 5-10 का बच्चा है, 5 या 10 साल का बच्चा है और खाते खाते जल्दी में भागदौड़ करने वाला बच्चा है, इधर उधर घूमकर ऐसा कुछ खाता है, तो ये जो हमारी फूड स्टफ है, फूड बोलस है, वो कभी कभार एसोफेगस के बजाय वो चले जाते हैं ट्राकिया में, श्वास मार्ग में चले जाते हैं, तो उससे भी ये एस्पिरेशन न्यूमोनिया बनता है। ध्यान देने की जरूरत है, सिर्फ प्रसवकालीन ये व्याधि होता है ऐसा नहीं, बाद में भी बच्चों को, बूढ़ों को एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो सकता है एंड इट इज लिटिल बिट डेंजरस। उसको ध्यान पूर्वक, इसीलिए हम कहते हैं ना कि बैठे से आराम से खाना चाहिए। ये चरवन बोलते हैं ना, मतलब मैस्टिकेशन 32 टाइम्स हर बोलस को मैस्टिकेट करना चाहिए, बाद में निगलना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि जब जल्दबाजी में खाते हैं, जब कोई भी आदमी, बच्चा हो, एडल्ट हो, बुढ़ापा हो, जल्दबाजी में खाएगा, क्या होगा, अन्न कण कहां जाएंगे, सांस मार्ग में जाएंगे, कौन सा व्याधि होगा, एस्पिरेशन न्यूमोनिया होगा। ओके, सलाइवा लिक्विड
वोमिट जब उल्टी होती है तभी कब वृद्ध लोगों में ज्यादा होता है, बच्चे में होता है, तो एस्पिरेशन वो निगल देते या खुद नहीं निगलते, अपने आप भी वो सांस मार्ग में सब चीजें चली जाती है। ऐसा मैं नहीं कहता कि वो सांस मार्ग में ढकेलता है, बच्चा हो या बूढ़ा, नहीं 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 नहीं, वो ऑटोमेटिक चला जाता है, एक्सीडेंटल वो चला जाता है वहां पर जल्दबाजी से। ओके, या वीकनेस ऑफ द मसल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वीकनेस ऑफ द मसल्स। एपिग्लॉटिस होता है ना, वो जो बंद होने वाला उगड़ने वाला जो फ्लैप है, उसमें थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, क्योंकि वही फ्लैप जो कार्य करती है कि खाना खाने के समय सांस मार्ग बंद रहता है और सांस लेते समय खाना खाने का मार्ग बंद रहता है। ये ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन है, वो मसल की वीकनेस के द्वारा चला जाता है। तो वोमिट इज ब्रीथ्ड इनटू द ट्रैकिया, ट्रैकिया बाद में लंग्स में चला जाएगा, एंड एयरवे लीडिंग टू द लंग्स इंस्टेड ऑफ बीइंग स्वेलोड इनटू द एसोफेगस, अन्न नलिका के बजाय सांस मार्ग में चला गया। ठीक है, और उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोला जाता है, ये सांस मार्ग में इंफेक्शन हो जाएगा, उसका नाम है एस्पिरेशन न्यूमोनिया। ओके, आगे चलते हैं। कभी कभार ये खाना खाने की बात छोड़ दो, अलग कारण की वजह से भी ये एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो जाएगा। कारण देख रहे हैं भैया, कारण एस्पिरेशन न्यूमोनिया, उल्बक, उल्बक आयुर्वेद शब्द, एंट्रेंस ऑफ द फॉरेन मटेरियल। बच्चे होते हैं ना, पीनट्स वगैरह खाते हैं, तो वहां पीनट उधर चला जाएगा सांस मार्ग में, इन स्पाइट ऑफ द अन्न नली के बजाय पीछे चला जाएगा। कुछ ऐसे खाने की आदत होती है, ये बच्चे घूमते हैं यहाँ वहां पर, और कौन सी भी चीजें देख ली तो खाना खाने की कोशिश करते हैं, अंदर लेने की कोशिश करते हैं। हाँ, चाहे वो अन्न पदार्थ हो या और अलग पदार्थ हो सकता है, कुछ बीड्स वगैरह हो सकते हैं, वो भी निगल लेते हैं वो। इंक्यूबेशन, सॉरी, इनहेलेशन ऑफ स्टमक कंटेंट्स और सिक्रीशंस of the oropharynx leading to the lower respiratory tract infection, and ये जो इंफेक्शन है उसी की वजह से ये हो गया, क्या हो गया, एस्पिरेशन न्यूमोनिया हो गया। ये कितना कॉमन है, 15%, 100 बच्चे लिए तो ये 15 लोगों में ये मिल सकता है आपको। इट इज कॉमन इन द हॉस्पिटल, यूजुअली इन्वॉल्व्स द इंफेक्शन विथ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग द अनएरोबिक। दो तरह के इंफेक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं एरोबिक इंफेक्शन और एक को बोलते हैं अनएरोबिक इंफेक्शन, जिसमें ऑक्सीजन के बिना ही वो पैदाश होती है वो ऑर्गेनिज्म की, उसको बोलते हैं अनएरोबिक इंफेक्शन। ठीक है, आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, हम एस्पिरेशन न्यूमोनिया की बात कर रहे हैं। डॉक्टर देशपांडे अभी बर्थ इंजरी की बात कर रहे हैं और वहां पर क्या बता रहे हैं, एस्पिरेशन न्यूमोनिया। कौन सी ऑर्गेनिजम्स है यहां पर देखिए, स्ट्रेप्टोकोकस, सब बैक्टीरिया के नाम है, स्टेफिलोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अनएरोबिक इंफेक्शन, पेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस, फ्यूजोबैक्टीरियम, कितने सारे जीव जंतु है। ठीक है, नाम है उनके अपने अपने, जैसा मेरा नाम राजेंद्र, आपका नाम कुछ है, ये बैक्टीरिया के भी नामकरण हमारे मतलब लोगों ने किया है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या है। एस्पिरेशन न्यूमोनिया क्या होने जाने से क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, हम कुछ निगल नहीं सकते क्योंकि उधर प्रेशर आ सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन है ना वहां पर, स्रोतोरोध है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस फूल जाती है, हाँ, क्योंकि सांस मार्ग में थोड़ा सा इंफेक्शन हो गया है। कफिंग, लगातार निसर्ग ऐसा कोशिश करता है कफ के द्वारा जो भी निगल गई चीज है वो निकालने की कोशिश वहां पर की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला पेज है हमारा, ये देखिए और क्या क्या है। एस्पिरेशन न्यूमोनिया, मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी बात चल रही है, भूलना नहीं क्या चल रहा है आगे चलते समय पिछले वाला जो भाग है वो छूट नहीं जाना चाहिए। कौन सी बात चल रही है, एक बार फिर, एस्पिरेशन न्यूमोनिया, अन्न मार्ग के बजाय वो सांस मार्ग में कुछ चीजें चली जाती हैं, तो क्या हो जाता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो जाता है। ये देखिए रैपिड ब्रीदिंग, यहाँ का क्या लिखा है देशपांडे सर ने, आर आर, मेरा नाम नहीं है या मेरा नाम भी है राजेंद्र रघुवीर देशपांडे। फिलहाल यहाँ का मतलब है रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है बच्चों में बड़े में, इंक्रीजेस द हार्ट रेट, हार्ट रेट भी ज्यादा जल्द होने लगती है, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख धीरे धीरे उसकी भूख बंद हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन से क्या करेंगे, पहला तो ब्लड कल्चर करेंगे हम, क्योंकि कौन से ऑर्गेनिजम्स है उसके ऊपर कौन सा एंटीबायोटिक का पक्का
मतलब इफेक्ट होने वाला है, असर होने वाला है। इलेक्ट्रोलाइट कर देते हैं, कभी कभार डिहाइड्रेशन हो जाता है, खाता पीता नहीं है बच्चा, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम की ज्यादा कमी हो सकती है। कल्चर फॉर द स्पुटम, जो स्पुटम निकल रही है, थूक निकल रही है, उसका भी हम इन्फेक्शन कौन सा है, उसके ऊपर एंटीबायोटिक कौन सी देनी है, उसको बोलते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी। उसके साथ रेडियोग्राफिकली एक्सरे चेस्ट निकालेंगे, उससे भी थोड़ा सा फायदा हो सकता है। ये थोड़ी इमरजेंसी है मेरे प्यारे दोस्तों, तुरंत आईसीयू में एडमिट करते हैं। यहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट, बच्चों के लिए क्या होता है, क्या होता है, NICU, हाँ, नियोनेट इंसेंटिव केयर यूनिट। तो उसमें ज्यादातर ट्रैकियल सक्शन लगा दिया जाए, सक्शन मशीन तुरंत डाल दिया जाता है और जितना भी सिक्रीशन हो सके वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। इंट्यूबेशन करवाते हैं, जब सांस फूल जाती है और सांस नहीं ले पाता तो इंट्यूबेशन करते हैं। और ज्यादातर वो इन्फेक्शन के कंट्रोल के लिए बहुत भारी भारी बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स देती है, हाँ, जो प्रतिजैविक, मराठी हिंदी में कहते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स सिर के द्वारा देते हैं, मतलब सलाइन के द्वारा एंटीबायोटिक फास्ट दे दिया जाता है और बाद में घर जाकर ओरल भी कुछ दिनों तक वो लेना पड़ता है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, शायद ये देखिए, बराबर है, अगला पेज हमें देखना पड़ेगा। ये जो है देखिए यहाँ पर अर्ब्स पाल्सी, क्या नाम लिखा है देखिए, ERB'. एक मेरा पहले वाला वीडियो है, उसमें भी मैंने ये अर्ब्स पाल्सी के बारे में एक, मतलब उसमें 4 टॉपिक्स थे शायद, ये पेडियाट्रिक्स के बारे में, बच्चों के बारे में, और इधर वाला एक टॉपिक था अर्ब्स पाल्सी। तो एक प्रकार का आप ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ का जो लेक्चर है उसमें जब हम फिलहाल ये बात चर्चे में ला रहे हैं अर्ब्स पाल्सी के, तो ये एक प्रकार की रिवीजन है। पहले इसका एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। क्या है अर्ब्स पाल्सी, ये शास्त्रज्ञ का नाम है। दिस इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्रेकियल प्लेक्सस। ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, पाल्सी का मतलब है ना, हाथ पैर की ताकत चली जाना, जान चली जाना, जान ही नहीं है मेरे हाथ में, मेरा काम अच्छा तरह से साइन नहीं कर पाता, कोई वस्तु उठा नहीं सकता, हाँ, कोई पकड़ नहीं सकता है, बच्चा पकड़ नहीं सकता है वस्तु, हाथ से निकल जाएगी वो, उसका हाथ में कैसी स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, मसल टोन नहीं है। क्या कारण है, ये पाल्सी का मतलब पैरालिसिस, ताकत चली जाना, हाथ की ताकत। तो इसे ब्राकियल प्लेक्सिस होते हैं, यहां पर ब्राकियल प्लेक्सस नर्व्स होते हैं, नर्व्स ब्रेन से निकले हुए नर्व्स होते हैं, जो हमारी हाथ को, हाथ की जो मसल्स है, स्नायु है, उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन में मूवमेंट करने में ये काम आती है, नर्व्स, NERVES। तंतु बोलते हैं, ज्ञान तंतु, हाँ, या कर जो है ना, क्या मोटर सिस्टम हमारी होती है हाथ पैर चलाने की, तो उसको जो डिसेंडिंग ट्रैक्स होते हैं, जो नर्व्स आती हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्लेक्सस का मतलब होता है ऐसा नेटवर्क, देखिए नेटवर्क का, हाँ, जाली होती है, जाली, तो जाली को, नेटवर्क को क्या कहते हैं, प्लेक्सस। और कहां पर होता है ये, ब्रैकियल रीजन में यहाँ होता है, ब्राकियल, हाँ, ये ध्यान से सुनिए, ब्राकियल। पिक्चर दिखाने वाला हूं मैं आपको, पिक्चर दिखाने वाला हूं, ठीक है। ये नर्व्स इन बेबीज अपर आर्म, ये देखिए यहाँ अपर आर्म बोलते हैं इसको, ये डैमेज हो गया बच्चे का, तो उसको क्या बोलेंगे, अर्ब्स पाल्सी। ये पूरे शरीर की बात नहीं है, पूरे शरीर को पैरालिसिस नहीं है, बच्चे को पूरा पैरालिसिस नहीं है, कहाँ है, सिर्फ हाथ में, हाथ की काम नहीं कर रहा है वो बच्चा, क्योंकि नर्व्स उसके डैमेज हो गए हैं। इट अफेक्ट्स द 1 or 2 बेबीज इन 1000 बेबीज, बहुत ही रेयर है, ऐसा नहीं कि सबको सब हो जाएगा, हाँ, वेरी रेयर डिसीज है, कई कबार हो सकता है, रिजल्ट ऑफ द इंजुरीज एट द अर्ब्स पॉइंट। ये नाम क्यों पड़ गया, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट है यहाँ पर, उसका नाम अर्ब्स पॉइंट ऐसा है, नियर द बेबीज नेक, यहाँ पर होता है, वेयर द 5th and 6th cranial nerve merge to create the upper joint of the brachial plexus। ये नर्व्स के द्वारा वो पॉइंट है वहां पर, उधर कुछ ट्रॉमा या कुछ इंफेक्शन होने की वजह से ये डैमेज हो जाता है, 5th and 6th क्रेनियल नर्व वहां पर, ठीक है। आगे का भाग देखते हैं हम, इसके कारण क्या क्या है, अर्ब्स जो पाल्सी है उसके कारण क्या होते हैं। डिफिकल्ट लेबर, लेबर के लिए, प्रसूति के लिए ज्यादा टाइम लगना, फोर्सेप डिलीवरी कराना, प्रेशर बढ़ जाना बच्चे के ऊपर का, तो ये सब डिफिकल्ट लेबर में आता है। एक्सेसिव पुलिंग ऑफ द इन्फेंट हेड एंड नेक, ऐसा खींचते हैं डॉक्टर लोग कभी कभार,
एक्सपर्ट होते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता, किसी पर ब्लेम नहीं डालता, ये एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब क्या कभी कभार इधर उधर हो सकता है, तो बच्चे में खींचने खींचने के समय, बाहर निकालने के समय ये इंजुरी, हाथ को लेकर जब खींच रहे हैं, हेड को लेकर खींच रहे हैं, तो ये हो सकता है। हर एक को होता ऐसा बिल्कुल नहीं है, घबराने की कोई चीज नहीं, ठीक है। एंड इट्स मोर कॉमन इन द सिफेलिक प्रेजेंटेशन। लार्जर इन्फेंट साइज, वो बच्चे वाला हेड और सबका साइज जो होता है ना, वो बड़ा बड़ा होता है, ज्यादा वेट होता है बच्चे का। स्मॉल मैटरनल साइज, जो पेल्विक पेल्विक गर्डल है, हमारी निचले वाली हड्डियां होती है माता की, उसका साइज थोड़ा सा कम होता है। इन्फेंट विथ हाई बर्थ वेट, उसका बच्चे का वजन ज्यादा होता है। देखिए, अभी बात चल रही है एर्ब्स पाल्सी, क्या बात करेंगे डॉक्टर देश पांडे? एर्ब्स पाल्सी की बात कर रहे हैं। एर्ब्स पाल्सी, ERBS, उसके लक्षण क्या क्या है? बच्चे को जब हाथ में तकलीफ हो जाएगी, क्या हो जाएगा? वीकनेस इन अफेक्टेड आर्म, जो भी दाहिना हो या बाया हो, कौन से भी हाथ में हो सकता है, उस हाथ में ताकत चली जाएगी, ताकत नहीं रहेगी, वो बच्चा कोई पकड़ नहीं सकेगा, माँ का ऐसा अंगुली भी नहीं पकड़ सकेगा, है ना। तो इसके लिए बोलते हैं वीकनेस इन द अफेक्टेड आर्म। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, उसकी जो ऐसा ऐसा ही पकड़ के रखेगा, इधर उधर नहीं घूमेगा, वो ऐसा घुमा नहीं पाएगा, उसको बोलते हैं जो हलचल है उसमें कुछ मतलब पर्याप्त हो गया कि लिमिटेशन आ गई, मर्यादा आ गई, रिस्ट्रिक्टेड। डिक्रीज द एबिलिटी टू ग्रिप विद द हैंड, बार बार मैं बता रहा हूं आपको कि पकड़ नहीं पाएगा। लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन, वहां पर कोई आपने टेस्ट करवा लिया, ऐसा पिंच में पकड़ लिया तो उसको दर्द नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं टच पेन एंड टेम्परेचर। ये जो सेंसेशंस होते हैं, स्पर्श करना, दर्द होना या तापमान का अनुमान होना, ये उस भाग के द्वारा जो नर्व्स निकलती है सेंसरी, वो भी डैमेज हो सकती है। तो मोटर लॉस भी है और सेंसरी लॉस भी हो सकता है। ये मोटर फंक्शन का मतलब है कि जो मसल का न्यूट्रिशन है, मसल का टोन है, मसल के रिफ्लेक्स है, मसल के स्ट्रेंथ है, वो सब चली जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नमनेस इन द आर्म, बधिरता आ जाएगी। इंपेयर्ड मस्कुलर एंड नर्वस डेवलपमेंट, ऐसा हो सकता है। ये एर्ब्स पाल्सी जो है ना, एर्ब्स पाल्सी, उसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आयुर्वेद के हिसाब से उसको थोड़ा सा फिजियोथेरेपी करते हैं हम लोग। फिजियोथेरेपी का मतलब स्नेहन और स्वेदन, क्योंकि जब हलचल है ये सब वात के ऊपर निर्भर होती है, और जो वात प्रकोप हो जाता है तो ये हम स्नेहन स्वेदन उपचार करने से उसको फायदा मिल सकता है। और फिजियोथेरेपी के द्वारा अलग अलग कुछ तरीके के एक्सरसाइज भी उसके साथ करवा लेंगे बच्चे से, तो उससे फायदा मिल जाएगा। आगे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, अगली वाली बीमारी है फेशियल पैरालिसिस। अभी सिर्फ अपर आर्म की थी, अभी बात चल रही है चेहरे की। उसको क्या नाम है? ये देखिए यहां पर, फेशियल पैरालिसिस। आयुर्वेद का शब्द है अर्दित। मैं करके दिखाता हूं, लुक लुक लुक, क्या हो गया? अभी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड उधर खींच गया, आंख बंद है मेरी, ये रिंकलिंग नहीं मिलेगी उधर, ये ओपन है मेरा है, यहाँ का प्रॉब्लम हो गया मेरे को, तो इसको बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस। इसका हो सकता है, इसका भी पिक्चर में आखिर में आपको दिखाने वाला हूं। आ गया, नजदीक आ गया वो टाइम। देखिए, फिजिकल इंजुरी टू द फेशियल नर्व, ऊपर वाली चीज थी एर्ब्स के, एर्ब्स में कहां पर डैमेज था? एर्ब्स पॉइंट, एर्ब्स पॉइंट कहां पर था? बच्चे के नेक के साथ। उधर क्या था? 6th 7th 5th नर्व थी, क्रेनियल नर्व, और उसके साथ साथ क्या था? मोटर नर्व्स का डैमेज था। हाथ हाथ की बात थी, यहाँ चेहरे की बात है। चेहरे को सप्लाई करने वाली नर्व्स कौन सी होती है? फेशियल नर्व होती है, ठीक है। सस्टेन ड्यूरिंग द डिलीवरी, इसको डैमेज हो जाता है, हाँ, उसकी हानि पहुंचाते हैं फेशियल नर्व को। देन प्रोड्यूस देयर सिम्टम्स लाइक असिमेट्रिकल क्राइंग फेस एक्सेट्रा। जब भी बच्चा रोता है तो हमें पता चलता है उस साइड को उसको थोड़ा सा लिप्स वगैरह की मूवमेंट नहीं हो रही है अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं। फेशियल पैरालिसिस की कारण की अभी हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? फेशियल पैरालिसिस की कारण की चर्चा करेंगे। अर्धित फेशियल पैरालिसिस, पहला सबसे महत्वपूर्ण कारण है फोर्सेप डिलीवरी। जब डिलेड लेबर चल रहा है, पेन्स तो आ रहे हैं, फिर सर्वाइकल डायलिटेशन या बच्चा रुक गया है वहां पर, तो वो बच्चे को चिमटा लगाकर बाहर खींचते हैं, उसको बोलते हैं फोर्सेप डिलीवरी। इससे कई कबार नुकसान हो सकता है।
बेबीज हेड इज प्रेजेंटिंग एट डिफरेंट एंगल, उसका जो प्रेजेंटेशन का एंगल है वो गलत तरीके से है। पेल्विस ऑफ द मदर इज स्मॉल, उसका साइज लहान है, कमर की जो हड्डियां हैं माता की वो कम है, मतलब साइज में कम है। लार्ज बेबी साइज, उसके प्रोपोर्शनेट देख लिया तो बच्चे का साइज जो हेड का वगैरह वो ज्यादा बड़ा बड़ा है। ओके, तो एनी टाइप ऑफ द कॉम्प्रेशन, फेशियल नर्व के ऊपर जब दबाव आ जाता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, प्रसूति के समय, फेशियल नर्व, फेशियल का मतलब चेहरा, यहां से निकलती फेशियल नर्व के ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो फेशियल पाल्सी हो सकती है। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। ये देखिए यहां पर सिम्टम्स, अभी हम बात कर रहे थे फेशियल पाल्सी की। असिमेट्रिकल क्राइंग फेस, एरिया बिलो द आई अपियर अनइवन, ये जो निचले वाला हिस्सा है ना वो थोड़ा सा अनइवन, मैंने करके दिखाया है, ये देखिए ये है फेशियल पाल्सी, ठीक है। आईलिड मे नॉट क्लोज फुल्ली, उस बाजू की आईलिड पूरी तरह से बंद या ओपन नहीं हो सकेगी। देयर इज अ लिटिल और नो मूवमेंट ऑन द अफेक्टेड साइड ऑफ द फेस, दोनों साइड्स, कभी कौन, या ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा, आधा होता है, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, आधा हिस्सा फेस का चला जाना, इसका मतलब है फेशियल पाल्सी। पूरा का पूरा बहुत कम, वो तो हेमिप्लेजिया हो गया, पूरा शरीर को तकलीफ है, फिर ये हेमिप्लेजिया नहीं है, ये सिर्फ आधा हिस्सा हमारा फेस का प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ज्यादातर उसके लिए स्टेरॉइड्स ड्रग्स दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है। ये देखिए ट्रीटमेंट, फेशियल पाल्सी में ज्यादातर स्टेरॉइड थेरेपी दी जाती है, मतलब स्टेरॉइड, ये ड्रग जो है ना, इसके बारे में थोड़े 2 मिनट में आपको बता देना चाहता हूं। इसकी टैबलेट्स में मिलती है और इंजेक्शन भी होते हैं। इंजेक्शन दो तरह के होते हैं, एक तो नाम है डेक्सोना नाम का एक इंजेक्शन होता है, डेक्सामिथाजोन, एक तो है एफ कॉर्लिन नाम का भी एक इंजेक्शन होता है, ये स्टेरॉइड इंजेक्शन है। और बाजार में जो एडल्ट लोग या बड़े बड़े लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, दमे की बीमारी में जो स्टेरॉइड ओरली लेते हैं उसका नाम है प्रेडनिसोलोन। जरा अलग से बात कर रहा हूं, फेशियल पाल्सी थोड़ा सा स्टेरॉइड शब्द आया इसलिए थोड़ा सा उसका स्पष्टीकरण तुरंत देना चाहता हूं। ये स्टेरॉइड की टैबलेट एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग टैबलेट मेरे लिए, सबके लिए है। क्यों क्यों? क्योंकि जो वायसोलॉन नाम का मैं जो शब्द उच्चारण कर रहा हूं उसकी ये वायसोलॉन नाम कंपनी का है, उसमें कंटेंट है प्रेडनिसोलोन। ये प्रेडनिसोलोन की समझो कि आप 10 मिलीग्राम की टैबलेट है, वो सुबह दोपहर शाम रात को 4 दफा देते हैं। ये स्टेरॉइड जब भी देते हैं, ज्यादातर टैबलेट की बात कर रहा हूं, इंजेक्शन की नहीं, टैबलेट जब देंगे आप किसी को भी, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, तो स्टेरॉइड देने का एक तरीका है। 2-3 चीजें स्टेरॉइड के बारे में, वायसोलॉन टैबलेट के बारे में या प्रेडनिसोलोन के बारे में ध्यानपूर्वक सुनिए, ध्यानपूर्वक। स्टेरॉइड अत्यंत उपयुक्त मेडिसिन है, अत्यंत उपयुक्त मेडिसिन है, दवा है, औषधि है, उतनी ही एक एकदम एकदम बेकार वाली औषधि है। सर एक बार फिर क्या बोले आप? मैं बोल रहा कि जो प्रेडनिसोलोन वायसोलॉन स्टेरॉइड है वो एकदम उपयुक्त दवा है, और दूसरी बार कहा एकदम बेकार वाली दवा है। सर थोड़ा ठीक है ना आपका, क्या चल रहा है? जोर जोर से बातें कर रहे हैं, एक बोल रहे कि उपयुक्त है, दूसरी बार कह रहे कि बेकार वाली चीज है, कैसे क्या बात कर? वही वही बता रहा हूं मैं कि उपयुक्त है जब प्रॉपर तरीके से कंसल्टेंट के द्वारा, प्रॉपर इंडिकेशन के द्वारा, जिसको देना है उसी व्यक्ति को, उसी डोज के द्वारा, उसी समय से हिसाब से वो देना चाहिए। कोई भी पेशेंट आपके मन के द्वारा वो अपने आप लेता रहेगा टैबलेट, तो ये विष जैसा उस व्यक्ति के लिए हो जाएगा। इट विल बी वर्क लाइक अ टॉक्सिन। खुद की मर्जी से कभी भी किसी ने भी स्टेरॉइड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वायसोलॉन प्रेडनिसोलोन टैबलेट एक मैजिक टैबलेट है, आपका एलर्जी, आपका दर्द ऐसा ऐसा चला जाता है, 2-3 घंटे में खत्म। फिर पेशेंट को लगता है अरे माय गॉड, OMG, ओ माय गॉड, कितनी भारी दवा है डॉक्टर की, बेहतरीन, एक टैबलेट इतनी सी थी, इतनी सी थी, ली मैंने, अरे 2 घंटे में यार मेरी सर्दी बुखार सब चला गया।
अरे मेरा जॉइंट पेन कर रहा था इतना, वो फटाफट चला गया। अरे मेरे यहाँ पर रैश थे, वो 1 घंटे के अंदर चले गए यार, कुछ नहीं बाकी। फिर फिर कोई नहीं, वो मेरे को बाद में 10 दिन के बाद फिर प्रॉब्लम आ गया था। मैं गया फार्मेसी में, लिया वाइसोलॉन, खा लिया, तुरंत गया। तो फिर अरे क्या यार, अपने को इतना टैबलेट मिल गया तो किसी डॉक्टर के पास कोई जरूरत है? ये मैजिक टैबलेट है भैया। यही वो गलती है मेरे प्यारे दोस्त, यही वो गलती है। स्टेरॉइड अपने आप कभी भी बाई चांस भी मत लेना, क्योंकि उसकी बाद में ये शरीर पर ज्यादा इतना बैड इफेक्ट कर देता है। ये ज्यादा खाने से, स्टेरॉइड अपनी मनमानी प्रकार की खाने से, उसका डोज जो है ना वो धीरे धीरे हम कम करवाते हैं। पहले 2-3 दिन हम 3 दफा देते हैं, 4 दफा देते हैं, उसके बाद 3 दिन हम 2 दफा देते हैं, उसके बाद 1 दफा देते हैं, और धीरे धीरे की स्टॉप करते हैं। तो ये टैपरिंग बोलते हैं, टैपरिंग, धीरे धीरे डोज कम करना। ये आप नहीं करते तो उससे भी नुकसान है। क्या होता है सर, क्या हो जाता है? मानो लिया मैंने 1-2 महीने लिया, एक क्या हो जाएगा मेरे को? वही कह रहा हूं, लिख दीजिए आप, नोट कर दीजिए ब्रेन में। पहले तो आपको डायबिटीज हो सकता है। प्रेडनिसोलॉन वाइसोलॉन ज्यादा खाने से व्यक्ति को साइड इफेक्ट्स, 4-5 साइड इफेक्ट सीरियस है। एक तो पहले डायबिटीज की शिकायत, मतलब डायबिटीज के शिकार बन जाओगे, नहीं तो आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा, नहीं तो आप तो पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, नहीं तो आपकी हड्डियां जो है वो पूरी की पूरी खोखली हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं उसको। कितने खतरनाक बीमारी हो रही है आपको, और आगे चलकर आपकी इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो जाएगी। तो ये प्रेडनिसोलॉन वाइसोलॉन से थोड़ा सा सावधान रहिए, ऐसा मेरा कहना है। उससे डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, पेट में व्रण अल्सर हो सकता है, और जैसे अभी ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, और आपकी इम्यूनिटी कम हो सकती है। तो सावधान रहिए स्टेरॉइड्स के बारे में। ये एंटीवायरल, कभी कभार ऐसा माना जाता है कि फेशियल पल्स से भी कुछ वायरस की मतलब ओरिजिन हो सकता है, तो एंटीवायरल भी दे सकते हैं। और फिजियोथेरेपी, स्नेहन स्वेदन आयुर्वेद का करते हैं, नस्य करवाते हैं, कभी कभार सिरोधारा करवाते हैं, सिरो बस्ती करवाते हैं, मूर्ध तेल का इस्तेमाल करते हैं, हेड मसाज करवाते हैं। फेशियल पाल्सी के बहुत सारे उपचार आयुर्वेद में भी मौजूद है, और उससे जरूर पेशेंट को फायदा मिलता है। और अपने आप धीरे धीरे करके फेशियल पाल्सी 15 दिन से लेकर 3-4-6 महीने में पूरा का पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता, बाकी सब ठीक हो जाता है फेशियल पाल्सी। तो आप जानते होंगे कि इस एक पूरे घंटे में डॉक्टर देशपांडे ने बर्थ इंजरी की सब चीजें आपको बता दी है, जिसमें ज्यादातर हमने शुरुआत की थी, तो आपको याद होगा किस बीमारी से हमने शुरुआत की थी। किसी को चाहिए तो मैं फिर वापस आपको ऊपर लेकर जाता हूँ। पहले वाला देखा था उपशीर्षक, देख रहे हैं ना आप? उसके बाद हमने क्या देखा था? कापुट सक्सीडेनम। उसके बाद उल्बक देखा था। उसके बाद एस्पिरेशन न्यूमोनिया देखा था। उसके बाद एर्स पाल्सी देखा था। उसके बाद फेशियल पाल्सी देखा था। और ये सब चीजें प्रसूति के समय जब कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो ये हो सकता है। अभी मैं तुरंत आपको जो आखिर वाले जो मेरे पिक्चर्स हैं उसके पास लेने की कोशिश करता हूं, कि जो थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये देखिए पिक्चर्स उसके कैसे होते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहले वाला है कापुट सक्सीडेनम। ये थोड़ा उसका साइज मैं कम करने की कोशिश करता हूँ, साइज कम होने से आपको थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। ये देखिए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने, कापुट सक्सीडेनम। काप उपशीर्षक, ये देखिए शीर्ष है, ये उपशीर्षक, देख रहे हैं ना यहाँ पर? ये जैसे डबल हेड हो गया उसका, ये तो हेड है उसका, ये डबल हेड हो गया। उपशीर्षक, उपशीर्षक, कापुट सक्सीडेनम, कापुट सक्सीडेनम। है कि नहीं बढ़िया पिक्चर? ये देखिए, भूलना नहीं कभी भी। इसमें वेदना नहीं है, हिमेटोमा हो जाता है, ज्यादा हो गया तो उधर से पंक्चर करके वो निकाल देते मॉडर्न वाले डॉक्टर, नहीं तो ये अपने आप भी रिजॉल्व हो सकता है। सिर्फ प्रेशर की वजह से ऐसा हो गया, प्रेशर आ गया उसके डिलीवरी के समय। आगे की पेज को चलते, ये देखिए एस्पिरेशन न्यूमोनिया, देख रहे क्या? यहाँ पर ये जो फेफड़े है ना, ये फेफड़े हमारे, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। ये बोलेंगे डॉक्टर यहाँ से यहाँ क्या होता है? तो ये जो एरिया है ना, मैं मार्क करके दिखाता हूँ, फिर थोड़ी समझाने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हार्ट होता है हमारा, हृदय, हृदय। तो यहाँ हार्ट शैडो है, ये मार्किंग्स यहाँ पर अंदर चला गया ना, ये हार्ट है, यहाँ पर हार्ट, हृदय। ठीक है, ये फेफड़े वाली, ये देखिए यहाँ पर दाहिने वाली बाजू है, यहाँ पर एयर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है।
तो एयर होने के कारण वो ब्लैक दिख रहा है आपको। ब्लैक होना प्राकृत है, ब्लैक होना नॉर्मल है। कभी भी आप एक्सरे देखेंगे, देखने की कोशिश कीजिए, आप कोई सीखने की कोशिश नहीं करते। आप चाहे इंजीनियर होते, बीएससी बीकॉम एमडी सब होते हैं, कंप्यूटर तज्ञ होते हैं, आरोग्य विषयक साक्षर क्यों नहीं बनते आप? हेल्थ लिटरेट बनना चाहिए, सिंपल सी चीजें हैं। तो यहां पर देखिए ये कलर ब्लैक वाला है, तो यहां पर तुलना के लिए आप देखिए यहां कैसा है। यहां पर देख रहे हैं पूरा बीच बीच में व्हाइट व्हाइट हो गया है, उसको बोलते हैं कि न्यूमोनेटिक उसमें संभावना है। जो भी व्हाइट व्हाइट ज्यादा हो जाता है तो ये तकलीफ देने वाली चीज है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो क्लियर कट आपको देख रहे थे ब्लैक शेडोज, वहां एक यहाँ एक, तो यहाँ पर देखिए आप क्या हो गया, पूरा ये जो इतना था वो कम हो गया ना इधर। ये क्या बोलते हैं उसको, निमोनिया हो गया। कैसा निमोनिया है? एस्पिरेशन निमोनिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए एयर पल्स, कहां पर प्रॉब्लम है? ये देखिए, ये इस हाथ में, यहां देखिए आप देख रहे हैं क्या हाथ, ये वाला कैसा फैल गया हाथ, देख रहे हैं ना, यहाँ वाला चिपक गया है इसके ऊपर। हाथ नहीं हिला सकता वो बच्चा, क्योंकि यहाँ की जो नसें है ना, ये C5 मतलब सर्वाइकल 5, 6, 7, 8 और थोरेसिक 1, इसमें से जो निकलने वाली नसें हैं उसके ऊपर ट्रॉमा हो गया है, आघात हो गया है, और उसके द्वारा ये पाल्सी हो गई है। दिस इज कॉल्ड एज अनहेल्दी आर्म। ये जो है ना अनहेल्दी, मूवमेंट नहीं कर पाया, और ये कैसा है? हेल्दी आर्म है, तो इसको बोलते हैं एब्स पाल्सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए मैंने तो करके दिखाया था, आप तुरंत मेरे को बताइए राइट साइड को प्रॉब्लम है या लेफ्ट साइड को प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं पूरा ओपन है, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा मिटने लगा है। इधर की जो लिप्स है वो नॉर्मल, यहाँ पर देखिए आप, इधर से आपको पता चले जाएगा। तो यहाँ खींच गया है वो, तो ये साइड वर्क नहीं कर रही उसकी बच्चे की। ठीक है, उसको बोलते हैं फेशियल पाल्सी। इट मे बी ऑन द राइट साइड और इट मे बी ऑन द लेफ्ट साइड। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था बर्थ इंजरी के बारे में सब मेरा का पूरा लेक्चर। अभी मेरे पास और 3 मिनट्स हैं। क्षणे नष्टे कुतो विद्या। डॉक्टर देशपांडे 1 मिनट भी टाइम पास करना नहीं चाहते। आपके लिए सिलेबस के पॉइंट की एक रिवीजन करवा देता हूं, फास्ट फास्ट फास्ट। कौन से आपके कौमार वृत्ति तंत्र बच्चे की कौन सी चीजें सीखते हैं ये स्टूडेंट्स। तो पहले है कि इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ द कौमार वृत्य। दूसरा है साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ काश्यप संहिता इन कौमार वृत्य। देन आगे वाला है वयोभेद, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एज। फोर्थ है प्राण प्रत्यागमन, दैट इज नियोनेटल रिससिटेशन। उसके साथ ही असेसमेंट ऑफ गेस्टेशनल एज। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट नवजात शिशु परिचर्या, उसका मतलब नियोनेटल केयर। उसके बाद है नवजात शिशु परीक्षा और आयु परीक्षण। उसके बाद है नवजात शिशु पोषण, दैट इज इन्फंट फीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है 8 पॉइंट, नंबर 8, दैट इज स्तन्य दोष, विशिएशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद 9th पॉइंट है गर्भ वृद्धि विकास क्रम, दैट इज माइलस्टोन्स एट द डेवलपमेंट। कंसेप्ट ऑफ वेरियस संस्कार ऑल्सो इस चैप्टर में है। चैप्टर नंबर 10 है पोषण, दैट इज बच्चों का न्यूट्रिशन के बारे में। पॉइंट नंबर 11, दैट इज दंतोत्पत्ति एवं दंत रक्षा विधि। 12th पॉइंट, दैट इज व्याधि क्षमत्व। 13th पॉइंट प्राशन एंड लेहन, दैट इज सुवर्ण प्राशन संस्कार। 14th पॉइंट नेशनल प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द चाइल्ड हेल्थ केयर। 15th पॉइंट बाल परीक्षा विधि, शिशु वेदना परिज्ञान और सामान्य चिकित्सा सिद्धांत। पॉइंट नंबर 16 औषधि मात्रा निर्धारण, दैट इज पोसोलॉजी। 17th point panchakarma procedures in the children. 18th point birth asphyxia and प्राण प्रसवकालीन अभिघात जो हमने अभी देखा। 19th point सहज व्याधि, that is congenital disorders। 20 point genetic disorders। 21 प्रसवोत्तर व्याधि, that is neonatal disorders। 22 point दुष्ट स्तन्यपान व्याधि। 23 कुपोषण जन्य व्याधि, that is nutritional problem like kwashiorkor and marasmus। 24 औपसर्गिक व्याधि, that is infectious diseases। 25 प्राणवह स्रोतस व्याधि, उसमें ज्यादातर श्वास तमक श्वास श्वसनक, ये जो न्यूमोनिया है वो उधर भी है। 26 पॉइंट अन्न व स्रोतस व्याधि, जैसे कि अजीर्ण, अतिसार, छर्दी, विबंध, मुखपाक,
मुखपाक को सर्वसर भी कहा जाता है। परिकर्तिका, गुदभ्रंश, गुदपाक, आम और आमवात। उसके बाद रसव स्रोत से व्याधि, उसमें ज्वर आ जाता है, बच्चों वाला बुखारी का प्रॉब्लम। रक्त व स्रोतस व्याधि, उसमें ज्यादातर कामला, रक्तपित्त और यकृत दाल्योदर। 29th पॉइंट, मांस मेदो व स्रोतस व्याधि, इसमें गंडमाला, अपची एंड गलगंड। देन मूत्र व स्रोतस व्याधि, उसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देन अन्य बाल विकार, इसमें अपस्मार, आक्षेपक, निरुद्ध प्रकश, फाइमोसिस और सेरेब्रल पाल्सी जैसे विकार आते हैं। 32 पॉइंट, दैट इज बिहेवियरल डिसऑर्डर चिल्ड्रन, दैट इज शैया मूत्रता, दैट इज नॉक्चर्नल बेड वेटिंग, एन्यूरोसिस और उन्माद। पायका भी आता है, पायका मतलब मड ईटिंग, एनीमिया हो जाता है उस। 33 पॉइंट, प्राण रक्षा विधि, दैट इज लाइफ सेविंग मेजर्स इन द चिल्ड्रन। देन 34 पॉइंट, दैट इज बाल ग्रह। 35 पॉइंट, बाल बालक शैया मतलब विहार, तो इसमें हम कुमारागार वगैरह देखेंगे और ये सब चीजें हमारी कौमारभृत्य तंत्र या बाल रोग में समाविष्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों, कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए, जिसके द्वारा मेरी एनर्जी बनाए रखे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।